चैप्टर हमने स्टार्ट करना है और ये चैप्टर है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो बेटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हमें सबसे पहले जो है वो ये देखना है कि सप्लाई चेन क्या होती है। सप्लाई चेन बेसिकली सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जिसमें मटेरियल जो है वो इनिशियल स्टेज से फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है। जिसमें मटेरियल जो है वो इनिशियल स्टेज से फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है, वो उन तमाम एक्टिविटीज को, उन तमाम जो एक्टिविटीज की सीरीज है उसे हम सप्लाई चेन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे जो रॉ मटेरियल होता है ये आपकी पहली स्टेज है, और एंड कस्टमर ये आपकी लास्ट स्टेज है। इसके बीच में और भी बहुत सारी स्टेजेस होंगी जिसमें रॉ मटेरियल को आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लेके जाएंगे, रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद उसको वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे, फिर वेयर हाउस से जो है वो उसको कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ये सारी की सारी चीज जो है वो आपकी सप्लाई चेन कहलाती है। हर स्टेज सप्लाई चेन की एक एक्टिविटी होती है और हर चेन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट फिर क्या चीज होगी? सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसे इनिशियल स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक पहुंचाने की जो मैनेजमेंट है वो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाती है। हर स्टेज सप्लाई चेन के अंदर उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस को इफेक्टिवली यूज करना, उनको एफिशिएंटली यूज करना, ताकि आपकी कंपनी को दूसरी कंपनी के मुकाबले में एडवांटेज हासिल हो, वो आपका जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। मैं आपको अगर सिंपल सी बात बताऊं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये होता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल आपको दो जगहों से मिल रहा है। एक है ए और एक है बी। दोनों सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको रॉ मटेरियल दे रहे, सेम क्वालिटी, सेम जो है वो नेचर, सेम ब्रांड के नाम से या सेम क्वालिटी के नाम से जो है वो आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं। लेकिन जो ए है वो आपको $100 जो है वो कॉस्टली पे दे रहा है, और ये आपको $100 कम पड़ रहा है। तो आपको किसको खरीदना चाहिए? ए वाले से या बी वाले से? सेम चीज है लेकिन जो बी है वो आपको सस्ता बेच रहा है, ए जो है वो $100 कॉस्टली सेल कर रहा है। तो आपको किससे खरीदना चाहिए? सप्लाई चेन कहती है कि आपको बी से खरीदना चाहिए, क्योंकि बी जो है वो सेम क्वालिटी की चीज को आपको थोड़ा सा सस्ता दे रहा है। तो सप्लाई चेन की ये पहली एक्टिविटी हो गई जिसने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं डिप्लीट होने से। मतलब आपने प्राइस की मैनेजमेंट कर ली, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे आ जाए। यहाँ पर सप्लाई चेन कैसे मैनेज होती है? मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जब प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन में सपोज 30 kg का एक रॉ मटेरियल का बैग है। उसमें से क्या होता है, जब वर्कर्स उस रॉ मटेरियल के बैग को मशीन के अंदर डालते हैं तो 28 kg जो है वो मशीन में जाता है, और 2 kg जो है वो मटेरियल वेस्ट हो जाता है, मतलब इधर उधर इधर उधर गिर जाता है। अब वो कंपनी अगर सपोज एक 30 kg का बैग उन्हें पड़ता है ₹1000 में, और उन्होंने 1000 बैग जो है वो मशीन में डालने हैं, तो 1000 को हर बैग में से अगर 2 kg जाया हो रहा है तो 1000 × 2 मतलब 2000 kg जो है वो आपका जाया हो गया। 2000 को 30 पे डिवाइड करें
जितना आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको इतना नुकसान बिला वजह हो रहा है। वो सिर्फ किस वजह से हो रहा है? लैक ऑफ केयर की वजह से, कि आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे, अननेसेसरी जो है वो चीजों को खराब कर रहे हैं। जो चीज वेस्ट जा रही है उसको जिस वेस्ट को बचाया जा सकता है उसको जो है वो आप बचा नहीं रहे। तो सप्लाई चेन क्या करती है? सप्लाई चेन ये करेगी कि ये जो 2 kg आपका वेस्ट हो रहा है वो इस 2 kg को वेस्ट होने से बचाएगी। वो सोचेगी कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम कौन सा ऐसा तरीका लगा सकते हैं, कोई साइड पे कपड़ा लगा दें ताकि वो जो रॉ मटेरियल है हमारा उस कपड़े में गिरे और उसको दोबारा से उठा के मशीन में डाल दें, या साइड पे जो है वो कुछ और चैम्बर्स बना दें ताकि रॉ मटेरियल जो है वो अगर मशीन के अंदर नहीं गिरता, साइड पे गिरता, तो फिर भी उन चैम्बर्स के थ्रू मशीन के अंदर चला जाए। या जो मशीन का जो होल है, इनलेट होल, जहां से आप रॉ मटेरियल मशीन में डालते हैं, उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ताकि सारे का सारा रॉ मटेरियल आपका जो है वो अंदर जाए, और आपका जो है वो नुकसान जो है वो, जो आपको लाखों का नुकसान डेली बेसिस पे हो रहा है, वो आपको जो ना हो। बात समझ आ गई है? ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी, कि आपने हर स्टेज पे इस बात को इंश्योर करना है कि आपके एक्सपेंसेस कम से कम हो, आपके अखराजात कम से कम हो, आपका नुकसान कम से कम हो, और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकें, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। वेयर हाउस की स्टेज पे क्या होगा? या अब आप देखें, आपको वेयर हाउस की जरूरत है या नहीं है। बाजुकात आपके कस्टमर सिर्फ एक शहर के होते हैं, तो क्या वहां पर आपको वेयर हाउस की जरूरत होगी? फैक्ट्री भी आपकी कराची में है, कस्टमर भी आपका सिर्फ कराची का है, तो क्या वहां वेयर हाउस की जरूरत है? शायद वहां पर वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पर अननेसेसरी वेयर हाउस बनाते हैं तो फिर क्या होगा? आपकी वेयर हाउस की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब वहां पर जाहिर सी बात है आपको सफाई सुथराई भी करवानी पड़ेगी। वहां पर ये भी देखना पड़ेगा कि जो है वो रॉ मटेरियल है वो बारिश से गीला ना हो जाए, या नमी की वजह से खराब ना हो जाए, या कीड़े वगैरह घुस जाते हैं, चूहे घुस जाते हैं, वो जाके सामान को खराब कर देते हैं, उसको मेंटेन करना होगा। प्लस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पड़ेगी आपको, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको पड़ेगी, प्लस रेंट आपको पे करना पड़ेगा, प्लस वहां पर कुछ स्टाफ आपको रखना पड़ेगा जिनको आप सैलरी देनी पड़ेगी। तो एक अच्छा खासा एक्सपेंस आपको पड़ नहीं जाएगा इस वेयर हाउस के लगाने से। अगर एक आप वेयर हाउस भी बनाते हैं तो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आप बिला वजह दे रहे हैं, इसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही, कोई सेंस नहीं बन रही, सिर्फ आप इसको जो है वो एक अपनी तसल्ली के लिए जो है वो वेयर हाउस बना के बैठ गए। ये आपका नुकसान है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये कहती है कि वेयर हाउस वहां पर बनाए जहां पर आपको जरूरत है, और अगर वहां पर नहीं बनाते तो भी आपका नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, अब फैक्ट्री जो है वो कराची में है, लेकिन कस्टमर आपके पूरे पाकिस्तान में है, हर बड़े शहर में जो है वो आपका कस्टमर बैठा हुआ है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर लाजमी आपको हर बड़े शहर में अपना जो है वो वेयर हाउस बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर ये होगा कि टाइमली जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक नहीं पहुंचेगी। मिसाल के तौर पे कस्टमर लाहौर का है और उसे जो है वो विद इन 1 आवर एक प्रोडक्ट चाहिए, आप कराची से कैसे 1 आवर में उसको प्रोडक्ट भेजेंगे? जाहिर सी बात है आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं जी, हम लोग 24 आवर्स के अंदर आपको, या विद इन 16 आवर्स आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अभी 1 घंटे के अंदर नहीं कर सकते। वेयर हाउस जो गोदाम होता है आपका, तो फिर क्या होगा? ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। जब आप इस तरह ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो दो चीजें आएंगी, एक तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, आपको जो पैसा आ रहा था, एक कस्टमर जो पोटेंशियल कस्टमर था जिससे आपको लाखों रुपए की डील आपकी हो सकती थी, वो कैंसिल होगी। दूसरा, उस कस्टमर के माइंड में आपकी जो है वो एक नेगेटिव परसेप्शन बैठेगी कि नहीं यार, इनके पास फैसिलिटी नहीं है क्या कहते हैं, क्विक सर्विस की या इमरजेंसी बेसिस पे जो है वो काम करने की, तो हम किसी और सप्लायर को ढूंढ लेते हैं, किसी और के साथ काम कर लेते हैं। तो वेयर हाउसेस बनाना वहां पर जरूरी होगा। तो ये आपको देखना है कि आपने किस तरीके से जो है वो वे कहाँ पर वेयर हाउस बनाने हैं, कहाँ पर वेयर हाउस नहीं बनाने हैं। तो ये आपको सप्लाई चेन बताती है। थोड़ा सा बच्चे आइडिया होना शुरू हुआ है आप लोगों को सप्लाई चेन क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है? जो शुरू शुरू में डेफिनेशन के अंदर मुझे लगा, पता है कि थोड़ा सा बच्चों को जो है ना कंफ्यूजन हुई है इसको लेके।
अब इसके बाद बचे एंड कस्टमर तक जो है वो कैसे आपका जो है वो सप्लाई चेन आपको इफेक्ट करती है। अच्छा बच्चे, यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठे हैं और मेरे ख्याल में आज उनकी फर्स्ट क्लास है, तो उन्होंने यूएस हिस्ट्री रखा है। तो आप लोग बताएं कि यूएस हिस्ट्री बेहतर है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर है? मैसेज में बताएं। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है? ये मतलब लड़कियां और लड़के मिला के कितने बच्चे ऐसे जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है? हाथ, जिनका हाथ ऊपर करते हैं, जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है। एक बच्चे है जिसका, और वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड मेडिकल या नॉन कॉमर्स है, वो हाथ ऊपर करें। तो बेटा आपको जो उम्र है बेटा, आपको इस बार मैंने इसी वजह से आपको शायद आज लिंक मिला है। तो आप जरूर सोचिएगा इस सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट आसान भी है और इसमें फेलियर का चांस तकरीबन खत्म हो जाता है। मतलब फेल ना होने वाली बात है इसमें, इस सब्जेक्ट में मतलब फेल नहीं होता। स्कोर अनलकीली ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन फेल नहीं होगा बंदा। वापिस आ जाते हैं एंड कस्टमर। अब यहाँ पर आपने देखना है कि एंड कस्टमर के बेस पे जो है वो कैसे आपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो मैनेज करना है सप्लाई चेन के अंदर। एंड कस्टमर, आपका जो कस्टमर है उसको आपने हमने अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचानी है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर, हमारे पास ऐसी सहूलतें मौजूद हैं कि हम हर तरह के कस्टमर को डील कर सकें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये कहती है। अब मिसाल के तौर पे आजकल दौर है जल्दी काम करवाने का। हर किसी को इमरजेंसी है, हर कोई चाहता है कि फौरी तौर पे उसका काम हो जाए। एक कंपनी कराची बेस्ड है, उसके पास करा लाहौर से ऑर्डर आया कि हमें जो है वो अर्जेंट विद इन 10 आवर्स हमें जो है वो एक प्रोडक्ट चाहिए। हम उसकी डबल ट्रिपल प्राइस पे करने को तैयार है, बट वो प्रोडक्ट हमें 10 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। आपने ऑर्डर पकड़ लिया। अब आपके पास ऑर्डर पकड़ने के बाद आपको पता चला कि हमारे पास सबसे जो तेज ट्रांसपोर्टेशन है वो है जहाज। और कराची से लाहौर के लिए फ्लाइट जो है वो अगले 10 घंटे में कोई नहीं है, मौसम की खराबी की वजह से। अब क्या होगा? फंस गए आप लोग। उसके बाद या किसी कंपनी के पास जहाज नहीं है तो उनके पास सबसे तेज जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो गाड़ियां हैं। रोड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और रोड पे जो है वो रास्ते में क्या कहते हैं, कोई हड़ताल हुई पड़ी है या लॉन्ग मार्च की वजह से रोड जो है वो बंद है। फिर आप क्या करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे? तो आपको ये सोचना होगा कि अगर आप किसी कंपनी को, किसी पर्सन को क्विक सर्विस दे रहे हैं, तो आपकी सप्लाई चेन में वो तमाम ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम मौजूद होने चाहिए जो आपकी बात को सच्चा साबित करें। अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग 20 विद इन 10 आवर्स आपको प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, तो फिर चाहे आपको हेलीकॉप्टर निकालना पड़े, चाहे आपको रॉकेट के ऊपर लगा के प्रोडक्ट भेजनी पड़े, जैसे मर्जी करें आपको प्रोडक्ट जो है वो भेजनी पड़ेगी। ये तरीकाकार होता है एंड कस्टमर तक, एंड कस्टमर से रिलेटेड सप्लाई चेन। अब एक ये तो हो गया, आपका पैसा बच गया क्योंकि वो डबल ट्रिपल प्राइस पे करने को तैयार है, तो आप जहाज का जो खर्चा होगा वो भी उसी से निकलवाएंगे। उसे कहेंगे हम ये आपके एक्सपेंसेस जहाज के हुए जो स्पेशल हमने आपके लिए करवाया, तो इसके पैसे अलहदा होंगे और ट्रिपल प्राइस हम अलहदा लेंगे। इसके अलावा एक कस्टमर है जिसे एक प्रोडक्ट चाहिए 24 दिन के अंदर अंदर, मतलब 24 डेज के अंदर चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, ऐसे प्रोडक्ट पर्सन के लिए जो प्रोडक्ट या जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अब यूज करेंगे, वो आप एयरप्लेन यूज करेंगे या रोड यूज करेंगे या रेलवे यूज करेंगे? इन तीनों में से जहाज तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसे 24 डेज में चाहिए। 24 डेज में पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आप उसे जो है वो शिपमेंट कर सकते हैं। रोड रोड भी सही है लेकिन रोड पे भी पैसे थोड़े से ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन ट्रेन ट्रेन सही है। ट्रेन आराम से जाती है, ट्रेन पे अखराजात भी कम होंगे। आपको जितना पैसा गाड़ी पे करना पड़ना, उसका भी हाफ आपको ट्रेन पे करना पड़ेगा, तो आपके लिए फायदा ही फायदा है और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये चीज जो है वो डिसाइड करना है कि आपको कौन सी जो है वो तरीके से अपनी प्रोडक्ट जो है वो एंड कस्टमर तक पहुंचानी है। ये भी एक
इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और अगर ये स्टेप आपका गलत हो तो आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से स्टेप को मैनेज करें तो आप अनएक्सपेक्टेड फायदा कमा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड जो है वो आप फायदा कमा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, वहां पर वो कहता है कि इंडिया के अंदर और पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पर जो है वो जमीन आसमान का जो है वो बड़ा फर्क, पैसे का जमीन आसमान का फर्क है। मतलब वहां पर जो है वो अगर डायरेक्टर 20 करोड़ 30 करोड़ मूवी पे लगाता है तो वहां से वो 40-50 करोड़ कमा लेता है। पाकिस्तान में 1 करोड़ की फिल्म बनती है, और डायरेक्टर से पूछो ना कि क्या कमाया है, तो कहता है मैंने इस 1 करोड़ में से भी 20 लाख बचा लिया। मतलब 1 करोड़ तो मूवी का खर्चा था, उसने 20 लाख रुपए यहां से कमा लिया है। मतलब कैसे कमा लिया है, जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, कैमरामैन हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको पैसे ज्यादा फिक्स करके आखिर में तरले करके 5-5 सौ रुपए 600 रुपए बचा के वो कंपाइल करके 20 लाख बच गया। तो वो कहता है कि ये हमारी असल सेविंग है, कि मूवी से तो पैसे कम बने हैं, मतलब वो तो जो बनना था 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ आपने एक्स्ट्रा कमा लिया, लेकिन जो असल बचत है वो ये 1 करोड़ के अंदर से आपने 20 लाख जो है वो बचाया है। ये हमारा असल प्रॉफिट है। यानी कि दूसरे का हक खा के आपने जो है वो अपनी जेब जो है वो भर ली है। ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो तरीकाकार चलता है। यही असल में सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी यही कहती है कि आपने जो है वो भिखारी बन जाना है, मतलब रोना पीटना डाल देना है और अपने पैसे जहां से बचते हैं वहां से बचा लेने हैं। ये जो है वो, ये हर जगह पे यही होता है, हर जगह पे ये होता है। आप मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अ, तहसीलदार का सेशन जो मैंने स्टार्ट किया था ना, उसमें क्या कहते हैं, काफी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 30,000 प्लस भी चार्ज कर रहे हैं। तो जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना मेरे पास, बाहर के, आपके आप लोगों के अलावा बाहर के जो बच्चे हैं, तो उनको हालांकि मेंशन ऐड के ऊपर के 40% डिस्काउंट के बाद जो है वो ये फीस रखी गई है। वो फिर आके जो है वो सर कहते हैं सर इसमें भी कम कर दें। मतलब ये एक जेन्युइन आदत बन चुकी है पाकिस्तानी कौम की, कि वो लोग हर चीज में कट आउट करवाना चाहते हैं, या ये नेचुरली ह्यूमन ह्यूमन नेचर है कि वो लॉजिकली सोचते नहीं है कि यार एक बंदा जो है वो 25,000 में एक चीज करा रहा है, एक बंदा 10,000 में सिर्फ इंग्लिश ऐसे करा रहा है, एक बंदा 10,000 या 15,000 में सिर्फ जनरल नॉलेज करा रहा है। तो एक्सपेंसेस कंपाइल होते जा रहा है, और एक बंदा 7,500 में सारा कुछ करा रहा है। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा डिस्काउंट लेना बनता नहीं है। तो ये चीज ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का ही पैटर्न है कि ये इस तरह ही मामला चलते हैं, और ये इंसानी नेचर भी है कि इंसान हर जगह से कुछ ना कुछ जो है वो डिस्काउंट लेना चाहता है। अब आ जाते हैं बच्चे स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन। सब SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट को शो करेगा। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज प्लान, सेकंड इज डेवलप, थर्ड वन इज मेकिंग, फोर्थ वन इज डिलीवर, एंड फिफ्थ वन इज रिटर्न। अब इसको बड़ा गौर से समझिएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो पहली स्टेज होती है दैट इज प्लानिंग स्टेज। इसमें आप प्लान करते हैं कि हमने क्या प्रोडक्ट बनानी है और क्यों बनानी है, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, नहीं है, लोगों की नीड है, नहीं है, लोग इसको खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। हमने प्रोडक्ट बना ली तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो है वो कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कितना जो है वो हमारा खर्चा आएगा, कितने वर्कर्स चाहिए, फिर ये जो प्रोडक्ट बन जाएगी तो इससे फिर हम कस्टमर तक कैसे भेजेंगे, हम वेयर हाउस में रखवाएंगे या गाड़ियों पे भेजेंगे या कस्टमर खुद हमसे आके फैक्ट्री से खरीदेगा। ये सारी चीजें जो है वो आपने प्लानिंग की स्टेज में जो है वो डिसाइड करनी होती है। प्लानिंग करने के बाद आप दूसरी स्टेज पे आ जाते हैं विच इज डेवलप। अब ये डेवलप स्टेज क्या होती है, डेवलप स्टेज में आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, आप रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। किसके साथ? अपने सप्लायर के साथ, अपने एंड कस्टमर या जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है या जो आपका होलसेलर होता है उसके साथ रिलेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपका सप्लायर है, अगर मेरे अपने सप्लायर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है और मुझे इमरजेंसी एक ऑर्डर मिल गया है कि वो ऑर्डर जो है वो आपने हर हाल में पूरा करना है, ठीक है,
वो ऑर्डर जो है वो आपने क्या करना है, हर हाल में पूरा करना है। अब उसके लिए फौरी तौर पे मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए मैंने सप्लायर को फोन किया, सप्लायर के साथ मेरा ताल्लुक इतना अच्छा नहीं है, तो उसने कहा कि यार अभी तो नहीं मिल सकता, आपको 2-3 दिन के अंदर मिलेगा। मैं फंस गया कि मेरे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं है, मैंने उधर से ऑर्डर भी पकड़ लिया, सप्लायर रॉ मटेरियल नहीं दे रहा, तो क्या करूं। इसलिए जरूरी है कि आप एक सप्लायर पे रिलाय ना करें, एक से ज्यादा सप्लायर्स अपने पास रखें। और ताकि अगर किसी के पास इमरजेंसी में मटेरियल ना मौजूद हो तो दूसरे से आप खरीद लें, और उनके साथ अच्छा लिंक्स बना के रखें, ताकि अगर कभी प्रायोरिटी बेसिस पे रॉ मटेरियल बेचना पड़े तो वो आपको बेचें। और ये भी इसलिए कि अगर एक सप्लायर के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो जाए तो आपके पास दूसरी ऑप्शन मौजूद हो कि यार मैं इससे काम करवा सकता हूँ। तो ये स्टेज जो है वो सप्लायर की। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर वो लोग होते हैं जिन्होंने आपसे जो है वो बल्क में चीज आपसे खरीदनी होती है। और जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर होंगे उतनी जल्दी आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएगी। तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, उनको आप हैवीली डिस्काउंट भी देते रहे, उनको जो है वो आप क्या कहते हैं इंटरटेन भी करते रहे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पेस्टिसाइड्स कंपनी अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, उनको वैसे विजिट करवा देती है, बाहर का जो है भेज देते हैं उन्हें, जो है वो घूमने फिरने के लिए, उनको कोई डिनर ऑफर कर दिया, अफ्तार पार्टी ऑफर कर दी। तो इस तरीके से उनके साथ ताल्लुक बना के रखते हैं ताकि आपका डिस्ट्रीब्यूटर जब नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट खरीदे तो उसकी प्रायोरिटी आप ही हो। तो ये जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेज होती है डेवलपमेंट की, ताकि जिसमें आपको अपना रॉ मटेरियल भी मिले और आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी सेल होने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हो। उसके बाद फिर आपने मेक मेक की स्टेज पे आ जाना। यहाँ पर आप अपनी एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जाती है उसे देखना है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग का जो मेथड है वहां पर जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कैसे कम से कम हो सकती है। मतलब आप अगर रॉ मटेरियल को वेस्ट होने से बचा लें, उससे जो है वो आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। अगर आप जो है वो सारे जो प्रोसेस हैं आपकी प्रोडक्शन में यूज होने हैं, वो भी अगर आप एक ही जगह पर कर लें तो आपका जो है वो टाइम सेव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी दूसरे एरिया में है, आपको दूसरे एरिया में 10 किलोमीटर का सफर करके जाना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश करें कि जो अपनी लैब है वो उसी यूनिट में बना लें जहां पर आपकी प्रोडक्शन हो रही, ताकि फौरी तौर पे टेस्टिंग हो जाए और वहीं से ही शिपमेंट हो और गाड़ियां सामान लेके निकल जाए, तो टाइम आपका जो है वो मैनेज हो जाएगा। फिर इसके बाद डिलीवरी आपकी प्रोडक्ट की स्केड्यूल्ड हो, ये तो चले डिलीवर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद बच्चे डिलीवर की स्टेज में क्या होगा। डिलीवर की स्टेज में अब आपकी प्रोडक्ट बन गई है, अब आपने देखना है कि आपने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर करना है। आपके आपके कस्टमर के हिसाब से ये आप चीज डिसाइड करेंगे। अगर आपका कस्टमर अर्जेंट जो है वो काम चाहता है, इमरजेंसी बेसिस पे चाहता है, तो फिर आप जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स जो है वो या ट्रांसपोर्टेशन मीडियम कुछ फास्ट यूज करेंगे। अगर उसे टाइम की जो है वो टेंशन नहीं है, बस उसे प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, चाहे आप उसे 1 महीने बाद भेज दें, तो वो आपको जो है वो और मीडियम के थ्रू जो है वो भेज देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो है वो डिलीवरी जो है वो किस तरह की करवाना चाहता है कस्टमर। तो आपने कस्टमर के हिसाब से अपने जो है वो डिलीवरी प्लान जो है वो तैयार करने होते हैं। अपनी जो सप्लाई चेन के अंदर आपने देखना होता है कि मेरी सप्लाई चेन की स्ट्रेंथ इंक्रीज कैसे करनी है। वो इंक्रीज ऐसे करनी होती है, जो मैंने देखा है जो सप्लाई पाकिस्तान के अंदर सप्लाई चेन का, कि लोगों के पास अपने ट्रक्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा वो स्टैंड बाई पे कोई ट्रक अड्डा होता है, उसका जो मालिक होता है उसके साथ ताल्लुक बना के रखते हैं। वो एक स्टैंड बाई पे रखा होता है कि बाजुकात ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं तो अपने ट्रक्स खत्म हो गए, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उस अड्डा मैनेजर के साथ रब्ता करते हैं और उसे कहते हैं कि हमें इतने 2 3 4 10 12 लोडर ट्रक चाहिए जो हमारा मटेरियल जो है वो लेके जाएंगे। तो ये आपने प्लान बना के रखना होता है कि आपका एक्चुअल प्लान क्या होगा और सेकेंडरी प्लान क्या होगा, कि अगर आपको कोई मसला मसाइल हो जाते हैं तो फिर आप दूसरा प्लान जो है वो क्या यूज करेंगे डिलीवरी का। और उसके बाद रिटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिटर्न की। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, इवन आप जब यूरोपियन यूनियन के अंदर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्होंने लिखा होता है कि फीस इज नॉट रिफंडेबल। आपकी जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है, अगर आपका वीजा लगे या ना लगे। ये जो नॉन रिफंडेबल वाली चीज है ना, ये अच्छी नहीं है। रिफंडेबल जब आप
जैसे अमेजोन है, अमेजोन की भी रिफंड की पॉलिसी इस तरह से है कि वो चीज को रिप्लेस कर देते हैं, आपको पैसा वापस नहीं करते। एक्चुअली रिटर्न में ये होता है कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपके डिफेक्टिव है, आपकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो कंपनी जो है वो आपकी प्रोडक्ट के या आपका जो कंसर्न इशू है उसको एड्रेस करती है, उसको एड्रेस करती है और कोशिश करती है कि वो इशू जो है वो बिना पैसों के ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर नहीं खत्म होता तो कंपनी को हैप्पीली जो है वो कस्टमर को पैसे दे देने चाहिए, या कम से कम जितने दिन के जो है वो उसने पैसे उसने उस प्रोडक्ट को रखा है उसकी डिडक्शन करने के बाद वो पैसे वापस कर दे। इसमें कस्टमर भी समझेगा कि हाँ यार मैंने जो है वो ये चीज की है। मेरे पास तकरीबन हर ईयर दो तीन जो है वो शहजादे शहजादियां ऐसे आते हैं कि वो पूरा महीना बैच में रहते हैं, क्लासेस लेते रहते हैं, और क्लासेस लेने के बाद 20 दिन के बाद मैसेज आता है कि सर वो जो है ना मेरी जो है ना फुप्पो की शादी हो गई थी, तो इसलिए मैंने ना क्लासेस नहीं ली, और तो मैं ना सेशन फिर ज्वाइन करूंगा, क्या मेरी फीस रिफंड हो सकती है? तो फिर उनको मैं पूरी फीस रिफंड कर देता हूँ। अभी कल ही मैंने एक बच्ची को फीस रिफंड की है, और वो 20 दिन सेशन के अंदर रही है। रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रही है जी, आप बेशक चाहे तो कंफर्म कर ले, मैं आपको उस बच्चे का नंबर भी सेंड कर दूंगा और वो स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात की कि मैंने कहा बेटा ये बात आपको मुझे बतानी चाहिए थी, आप 20 दिन से ग्रुप के अंदर हैं, 20 दिन से व्हाट फेसबुक पे रिकॉर्डिंग्स भी ले रही हैं और आप सारे नोट्स भी ले रही हैं, तो अब आप कह रही हैं कि मैं जो है वो सेशन में नहीं हूँ। तो कहती सर वो मुझे बताना ही नहीं था, मैंने तो एक चीज भी चेक नहीं की, ना लेक्चर चेक किया ना कुछ और चेक किया। तो फिर मैंने जो है ना उसको ये कहा कि बेटा आपको जो है ना एक दो दिन में जो है वो मिल जाएंगे, तो फिर मैंने उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो ये रिटर्न पॉलिसी, अब उसका एक अच्छा इम्पैक्ट क्या हुआ, अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ कि उसने शुक्रिया किया, और शुक्रिया करने के बाद उसने कहा कि सर मैं ना अगले महीने ज्वाइन करूंगा तो आपके पास ही आना मैंने। अगर मैं उसको ना देता ना, वापस करता, उसने पता है क्या करना था? उसने जाके सोशल मीडिया पे इधर उधर जाके जो है ना लगाना शुरू कर देना था। ये चीज बड़ी मैटर करती है। लोग, उसने दो तीन लोगों को और भी खराब करना था। लोग ऐसा करते हैं कि ये हरकतें करके अब अपना तो कुछ नहीं जाता, लेकिन एक नाम जो है वो जो अभी आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो खराब होना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके उसके कस्टमर ने ना कोई शायद नीचे जो है वो मैसेज किया कि ये प्रोडक्ट जो है वो फ्रॉड है, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा ब्रांड है। तो उस जो ब्रांड था उन्होंने बकायदा से उस कस्टमर के साथ मैसेज किया, उसे कहा कि आप पहले अपना ये कमेंट डिलीट करें, फिर उसके बाद आप बताएं कि आपका क्या कंसर्न है, हम आपको एंटरटेन करते हैं। तो उसने कहा नहीं जी पहले मेरा मसला सुने, मेरे मसले को हल करें। कंपनी ने श्योरिटी दी कि आपका ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको शायद हम ये चीज भी फ्री में दे दें और आपके पैसे भी रिटर्न वापस कर दें, लेकिन आप ये मैसेज डिलीट कर दें। तो फिर उसने वो मैसेज डिलीट किया और उसको जो है वो प्रोडक्ट भी फ्री में रखनी पड़ेगी और पैसे भी कंपनी ने उसको रिटर्न कर दिए। तो ये जो रिव्यू होते हैं ना ये बड़े मैटर करते हैं आपके। तो इसलिए कहते हैं कि जो कस्टमर होता है वो कॉरपोरेट सेक्टर में किंग होता है। कस्टमर इज द किंग। आप जितने मर्जी बिजनेस ओनर हो, आप देख लें जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जो कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर की एक शिकायत भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप अगर उन्हें पता है, नहीं बच्चे अच्छा अच्छा नहीं किया ना, गलत किया, बट कभी कभार मैंने बताया ना कि जो किंग होता है वो फिर गलत फैसले भी करता है। लेकिन ये तो फिर अपने एंड पे इंसान को अपने एंड पे रियलाइजेशन होती है, अगर उस बच्ची को खुद रियलाइजेशन नहीं तो फिर ये कैसे हो सकता है? ठीक है। तो अपने एंड पे जो है वो ये उनको रियलाइज होना चाहिए। खैर, बात ये है कि ये कंपनी के अंदर रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कंपनी अपने कस्टमर्स को क्या करती है, एंटरटेन करती है और कोशिश करती है कि उनको जो है वो सेटिस्फाइड कर सके किसी भी तरीके से। और रिटर्न पॉलिसी के जरिए हो या एक्सचेंज पॉलिसी के जरिए हो, ये सारी चीजें जो है वो आपकी इसमें फॉलो करती हैं। तो ये भी सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें पब्लिक रिलेशंस को आपने मैनेज करना होता है, पब्लिक रिलेशंस को बना के रखना होता है। तो ये समझ आ गई है बच्चे स्टेजेस आपको? इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके ऊपर काम करना जरूरी क्यों है?
सबसे पहले एक तो रिड्यूस्ड कॉस्ट। आप हर स्टेज पे जो आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होती है, वहां से कहीं ना कहीं पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। हर स्टेज में आप पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि पैसा आपका किसी ऐसे तरीके से ना लग जाए जिससे जो है वो, जिससे मतलब जिसको बचाया जा सकता था। बाजुकात लोग पता है क्या करते हैं, लोग आजकल जो है ना चीजें इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पे लेने का पता है फायदा क्या होता है? प्राइस तो आपने पे कर देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज, आपने कोई टीवी लिया है, उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट मिला के प्राइस, असल प्राइस जो है वो आपकी है 70,000। इंस्टॉलमेंट मिला के आपको 30,000 पड़ गई है। बट अब ये देखें कि आपको 11th मंथ का टाइम मिल रहा है। 11th मंथ के अंदर आप आराम आराम से जो है वो चीज निकाल देंगे, और वो जो आपका पैसा जो एक ही दफा में जाना था 70,000, वो आपके पास पड़ा रहेगा। वो आपके पास जो है वो आपके पास पड़ा रहेगा। और उससे ये होगा कि आप उस पैसे को जो आपने इकट्ठा देना था, आप उसे 11 महीने के अंदर पे करेंगे, और 11 महीने के अंदर जो है वो 1 लाख तो जाएगा, बट आप टाइम जो आपके पास 11 महीने का, उसमें वो जो आपने एक्स्ट्रा 30,000 पे किया, वो 30,000 से ज्यादा आप कमा लेंगे। आप 30,000 से ज्यादा कमा लेंगे। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज पता है क्या करती हैं, वो लोन पे काम करती हैं। मतलब अपना ओरिजिनल पैसा बचा के रखते हैं, इधर से लोन उठा के अपनी प्रोडक्शन कर ली, और उसको माल को बेच के जो पैसा है उधर से लोन वापस कर दिया और अपना प्रॉफिट अपने अकाउंट में डाल दिया। अपनी असल अमाउंट को नहीं छेड़ते। एक हाथ से लोन लिया, दूसरे पे दे दिया, दूसरे से लिया, इधर से दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है। ये जो मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ, इजी पैसा, जैज कैश ऐप्स है ना, यहाँ पे पता है क्या होता है, लोगों ने, आप एक दफा लोन आपको मिलता है। आपने लोन लिया, सपोज फर्स्ट टाइम ये 1,000 आपको दे दिया। आपने 1,000 लिया, 2 मंथ के बाद आपने वापस करना है। आपने दो मंथ के बाद जो लोन वापस करना है, वो आप दूसरी ऐप से डाउनलोड करें, इजी पैसा। अगर इजी पैसा से 1,000 लोन लिया है, जैस कैश से लोन लेके इजी पैसा का वापस कर दें, और जब 2 महीने रह जाएंगे तो इजी पैसा का लेके जैस कैश का वापस कर दें। इस तरह से आपकी लिमिट भी इंक्रीज होती जाएगी। आपकी लिमिट भी इंक्रीज होती जाएगी हर दफा। और आपकी अपनी जेब से तो पैसे जा ही नहीं रहे। पहली दफा तो हर ऐप ही आपको लोन दे देती है। जैस कैश या इजी पैसा तो आप 1,000 रुपया एक से लेके दूसरे का उतार दें, उधर से जब उसका टाइम आएगा तो दूसरे का लेकर पहले का उतार दें। आपके अपने पैसे बढ़े रहेंगे, और आप लोन के ऊपर जो है वो गेम खेलते रहेंगे। ये जो है वो लोग बड़ा जो है वो लोग तरीकाकार यूज करते हैं। आपकी लोन लिमिट भी इंक्रीज होती जाएगी, और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं, वो करोड़ों रुपया। बच्चे इंटरेस्ट फिर जाहिर सी बात है, 250 रुपया आपको एक हफ्ते का पड़ेगा, तो वो तो फिर आपको पड़ेगा, लेकिन आपको टाइम भी तो मिल रहा है ना। नहीं, कभी भी नहीं देने पड़ने आपको। कभी भी नहीं देने पड़ने आपको। 250 रुपया मेरे ख्याल में हफ्ते का या 10 दिन का पड़ता है। तो वो ठीक है, बंदा टाइम भी तो आपको मिल रहा है ना। एक बंदे को मौके पे जो है वो अर्जेंटली जरूरत है, वो ये देखे कि यार ये इंटरेस्ट, और बाजू का देखें जो चीज पाकिस्तान में चल रही है, आपको उसी के साथ चलना पड़ेगा। आपको उसी के साथ चलना पड़ता है। और पाकिस्तान में अगर आप कहेंगे कि ये इंटरेस्ट है, ये गैर इस्लामी काम है, तो फिर तो पाकिस्तान में हम कोई काम भी नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे तो फिर पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पे ही हम किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, और हम इलीगल काम भी कर रहे हैं जो कि गैर इस्लामी है। सिर्फ अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर में बात करें, तो फिर जो चीज गवर्नमेंट लेवल पर और हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई चीज हराम है इस्लाम में, तो फिर उसको मुल्क के अंदर लगने ही ना दे, लोगों की एक्सेस में आने ना दे। अगर लोगों तक वो चीज पहुंचा रही है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी से पहुंच रही है, SCCP की मर्जी से आ रही है, तो फिर आप जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि कंपनीज इसी तरीके से काम करती हैं कि वो नेट कैश पे कम काम करती हैं, लोन के ऊपर ज्यादा काम करती हैं। एक कंपनी का जो है वो, कंपनी का जो नेट एसेट है 1,500 करोड़ है, 1,600 करोड़ है, तो वो कोई बैंक भी उन्हें 400 करोड़, 500 करोड़ का लोन हंसते हुए दे देता है। 400 500 करोड़ की वो प्रोडक्शन करते हैं, अपना पैसा सेव पड़ा हुआ है, उसको सेल करके 600 करोड़, 600 करोड़ कमाया, 200 करोड़ अपने अकाउंट में डाला, 400 करोड़ या 450 करोड़ बैंक को वापस किया। आपके पैसे में इजाफा हो गया, आपका अपना अपना रिस्क भी ना आपको पड़ा, और आपके जो है वो काम भी चल रहे हैं। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज देखी जाती है कि आप किस तरीके से अपनी जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप कम पैसों में अच्छे तरीके से कर लें। मिसाल के तौर पे, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हर स्टेज पे 2 kg वेस्ट हो रहा है, वो काम एफिशिएंटली हो रहा है।
वो काम एफिशिएंटली नहीं हो रहा, बल्कि आपको कॉस्टली पड़ रहा है। काम तो हो रहा है बट वो एफिशिएंटली नहीं हो रहा। एफिशिएंटली ये होगा कि ये जो 2 kg आपका वेस्ट हो रहा है ये वेस्ट ना हो। तो जब आप इसको वेस्ट होने से बचाएंगे तो आपका काम एफिशिएंटली भी होगा, आपके कम बैग्स लगेंगे, वो जो आपके 1000 बैग्स आपके जाया होने थे वो नहीं होंगे, आपको वो जो 1000 बैग्स की कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ी थी वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई और कॉस्ट भी आपकी बच गई। इंक्रीज प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। जहां पर आप 2-2 kg जाया कर रहे हैं, अब वो 2-2 kg बचा के आप प्रोडक्शन करेंगे तो जहां पर आपके एक बैग से पहले 5 चीजें बनती थी अब उससे 6 बनना शुरू हो जाएंगी। 10 बैग से जो 50 चीजें बनती थी अब उससे 60 बनना शुरू हो जाएंगी। तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। टाइम सेविंग आपकी होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा। ये इंपॉर्टेंस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। अब इसके सप्लाई चेन के चैलेंजेस कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन सी रुकावटें जो है वो सप्लाई चेन के रास्ते में आ सकती हैं। सबसे पहले अनफोर्सीन डिलेस। अनफोर्सीन डिलेस का मतलब यह है कि आपको कुछ ऐसे डिलेस का सामना करना पड़ सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कस्टमर से कहा कि जी आपको विद इन 24 आवर्स प्रोडक्ट मिल जाएगी, लेकिन गाड़ी जो है वो जब आपकी प्रोडक्ट लेके जा रही थी तो रास्ते में रोड बंद है, कोई मसला हो गया, सैलाब आ गया है या कोई और वजह हो गई है या अर्थक्वेक आ गया है। अब क्या होगा ऐसी सूरत में? इस तरह के चैलेंजेस को आपने कैसे हैंडल करना है, ये एक जो है वो मसला है सप्लाई चेन के अंदर, कि अगर आपको अननेसेसरी डिलेज आ जाएं या अनएक्सपेक्टेड डिलेज आ जाए तो उनको कैसे हैंडल करना है, फिर कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है। रिस्क इन सप्लाई चेन, अगेन वही वाली बात कि सप्लाई चेन की हर स्टेज पे रिस्क मौजूद है। आपका सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देने से इनकार कर देता है या टाइमली रॉ मटेरियल आप तक पहुंच नहीं पाता। आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है वहां पर आपकी मशीनरी एन मौके पे खराब हो सकती है। हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो मशीनरी यू लगा के बैठे हुए हैं वो एन मौके पे खराब हो जाए, तो आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे? तो ये सारे के सारे जो है वो आपके रिस्क होते हैं सप्लाई चेन के, इसको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद इंक्रीज कास्ट थ्रू आउट, सॉरी थ्रू आउट, इंक्रीज कॉस्ट थ्रू आउट का मतलब क्या होता है ड्यूरिंग सप्लाई चेन? हाँ जी बिल्कुल, ऑर्डर कैंसिल हो सकता है ड्यूरिंग सप्लाई चेन। आपको ये बात माइंड में रखनी है कि आपको जगह जगह पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, जो आप अपने कस्टमर से नहीं निकलवा सकते। तो फिर आपने कैसे उसको हैंडल करना है? फॉर एग्जांपल, आपने जो कस्टमर को एक ऑर्डर भेजना है, उस ऑर्डर को लोड करवाने के लिए जो लेबर चाहिए आपकी, उस लेबर को भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। वो पैसे आपने कैसे एडजस्ट करने हैं? ठीक है, वो पैसे कैसे एडजस्ट करने हैं आपने? अगर रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, गाड़ी को हादसा हो गया खुदा ना खास्ता, तो फिर उस हादसे का पैसा कौन पे करेगा? गाड़ी के टायर जो है वो उसके चेंजेस के जो छोटे छोटे पैसे हैं वो कौन पे करेगा? जाहिर सी बात है कंपनी को बर्दाश्त करने पड़ेंगे या कंपनी उसको फाइनल प्राइस में एडजस्ट करेगी। फिर उसके बाद क्वालिटी कस्टमर सर्विस। इस बात को इंश्योर करना कि आप कंटिन्यूसली अपने कस्टमर्स को क्वालिटी सर्विस देते रहें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है कि कंटिन्यूसली आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहे। इसको देखना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। उसके बाद सप्लायर रिलेशनशिप, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप है, इंपॉर्टेंट चीज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। अगर जो है वो ये खराब हो जाए तो भी आपके लिए मसले मसाइल हो जाते हैं। ये बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो उम्मीद है सप्लाई चेन आपको डिटेल में समझ आ गया होगा, सप्लाई चेन है क्या, और इसके सारे जो मुहर्रिकात हैं वो आपके माइंड में बैठ गए होंगे। तो ये सप्लाई चेन हम लोग अगर देखें तो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने घरों में भी ये सप्लाई चेन जब इस्तेमाल कर रहे थे, मिसाल के तौर पर जैसे बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो हम कैसे उसको बचा सकते हैं?
हम कोशिश करते हैं कि जो है ना अननेसेसरी लाइट्स को बंद कर दिया जाए, अननेसेसरी फैंस ना ऑन किया जाए, अननेसेसरी एसीज को जो है वो बंद कर दिया जाए, जहां जहां से बिजली कम कंट्रोल हो सकती है। वो जो 1 ईयर की पॉलिसी होती है ना, उसमें कंपनी के कुछ वो होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं।